तो बच्चे लोग आज हम यहाँ पर प्रेजेंट हैं आपके लिए क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर जो है कार्बन और उसके यौगिक हिंदी मीडियम में। आज आपके लिए हम ये लेकर के आए हुए हैं और आज हम लोग करने वाले इसका वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही कम टाइम में बहुत ही मैक्सिमम जानकारी के साथ आपको ये वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है वो कार्बन और उसके यौगिक पर है। आप लोग जानते ही हो कि केमिस्ट्री में क्लास 10th में सबसे ज्यादा मार्क्स आपको इसी चैप्टर से आते हैं और यह चैप्टर लॉजिकल इतना बढ़िया है कि आपको बहुत ही कम टाइम में ज्यादा मार्क्स ला के दे देगा। ठीक है, तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले बेसिक की बात करते चलिए। में सबसे पहली बात है कि कार्बन और उसकी यौगिक। तो कार्बन और कार्बन के जितने भी यौगिक है हम लोगों को इस चैप्टर में इसी की जानकारी लेनी है। तो भैया बेसिकली कार्बन होता क्या है, कार्बन क्या होता है? तो कार्बन हमारे पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है जो हमारे नेचर में पाया जाता है। अब हम अपने नेचर की बात कर ले तो हमारे अर्थ पर लगभग 0.02% जो हम लोग देखेंगे तो कार्बन जो है प्रेजेंट है अपने मिनरल्स के फॉर्म में। हमारे अगर एयर में बात करेंगे तो 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी कार्बन बेस्ड होते हैं, मतलब कार्बन से ही सभी बने होते हैं, कार्बन और उसके यौगिक से बने होते हैं। जितने भी लिविंग है मतलब कि सजीव जितने भी वस्तुएं हैं, सजीव चीजें हैं, तो वो सभी कार्बन के ही यौगिक से बने होते हैं। ठीक है ना, इसलिए कार्बनिक यौगिक को इंग्लिश में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, जिसका मतलब होता है सजीव। यानी कि सजीव जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक पर ही आधारित होते हैं। चलिए कार्बन के संकेत की बात कर ले हम लोग। कार्बन का संकेत सी होता है। आवर्त सारणी के ये ग्रुप नंबर 14 यानी वर्ग 14 में, और आवर्त संख्या यानी पीरियड नंबर जो होती है वो दूसरी में ये कार्बन पाई जाती है। जिसका परमाणु संख्या की बात करते ये 6 होता है। परमाणु द्रव्यमान की बात कर ले यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अगर योगफल की बात कर ले तो ये हो जाता है कितना, 12 AMU हो जाता है। 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन मिलाकर के ये परमाणु संख्या यहाँ पर 6 है। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? तो प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग परमाणु संख्या बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लेते तो कार्बन के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप सभी जानते हैं कि पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अधिकतम 2 ही रह सकते हैं और दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अधिकतम 8 रह सकते हैं। तो जिसमें इसके पास तो कुल 6 इलेक्ट्रॉन ही है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर पहले कक्षा में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और दूसरी कक्षा में यहाँ पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा देंगे। ये हमारे हो गए कार्बन का परमाणु संरचना। लुईस बिंदु संरचना की बात करें तो ये आपको बॉन्ड बनाते समय बहुत ही यूजफुल रहेगा। यानी कि आप लोग जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे, लुईस बिंदु संरचना कार्बन एक किसी भी यौगिक का, तो कार्बन का आप इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वही बिंदु संरचना में लिखे जाते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये सबसे बाहरी सेल को संयोजी सेल बोलते हैं, सबसे बाहरी सेल को संयोजी सेल बोलते हैं और इसी में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से हम लोग इंडिकेट कर देंगे। और ऐसे ही नहीं, आप लोग चाहोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हो। ठीक है, चाहोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन को आप लोग ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हो, चाहोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये सारे तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। वो हम लोग को लुईस बिंदु संरचना बनाते वक्त दिखाई देता है कि कौन सा कार्बन के साथ कौन और तत्व जुड़ रहा है। तो उपयोग के अनुसार हम लोग इस तरह से अरेंज कर लेंगे। अगर ऐसे तत्व जुड़ रहे हैं जो कि एक ही बॉन्ड बना सकते हैं, जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन साझेदारी के लिए है, तो उसके सामने हम एक ही इलेक्ट्रॉन रखेंगे। अगर ऐसे तत्व जुड़ रहे हैं जो कि 2 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करने आया है तो कार्बन के लिए हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रखेंगे। अगर ऐसे तत्व रखे जाए जो कि 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के कार्बन से साझेदारी करने आया है तो वहां इस तरह से बिंदु संरचना कार्बन का हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो उपयोग के अनुसार काम करेंगे, तो एग्जांपल लेंगे समझ में आ ही जाएगा। अच्छा, अपर रूप की बात कर ले तो अपर रूप यहां पर कार्बन का जो होता है वो बेसिकली 2 अपर रूप होता है। एक तो होता है हीरा और एक होता है ग्रेफाइट। हीरा और क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। और कुछ समय पहले जो है बंकमिस्टर फुलर नाम के एक आर्किटेक्ट, इंजीनियर ही समझो उसको, उन्होंने डिजाइन किया कार्बन के एक और एलोट्रॉप का, जो था क्या, जो था फ्लोरीन, जिसका नाम अपने नाम पर उन्होंने नाम रख दिया, फ्लोरीन नाम रखा, बकमिस्टर फ्लोरीन, जिसका फॉर्मूला क्या है? C60। हालांकि ये केवल C60 नहीं है, इसके अलावा भी फ्लोरीन के और टाइप्स होते हैं।
जिसको कि C2N फॉर्मूला से इंडिकेट करते हैं। हालांकि इसकी कोई बात नहीं है, आपको C60 पढ़ना है, ठीक है ना। मुख्य गुण की बात कर ले तो कार्बन के मुख्यतः दो गुण ऐसे होते हैं जो बड़ी खतरनाक है, और उसी के आधार पर जो है पूरे कार्बन के यौगिक की संख्या आज इतनी ज्यादा है कि इसको हम लोग सही ढंग से नाम सबका जान नहीं सकते हैं, सभी का नाम सीखना पड़ता है, और इतना सीख लो कभी खत्म ही नहीं होता है। कार्बन के इतने यौगिक हैं, आज अरबों यौगिक कार्बन के, लगभग हम कह सकते हैं कि अरबों में यौगिक उनके प्रेजेंट है। तो भाई कार्बन में ऐसी क्या बात है कि जो इनके यौगिक इतनी संख्या में है? तो बस दो ही बात है, दो ही खास बात के कारण से इनके यौगिक ढेर सारे होते हैं। ये मुख्य गुण कौन कौन है? तो एक गुण जो है उसको हम लोग बोलते हैं श्रृंखलन। क्या बोलते हैं? श्रृंखलन गुण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में कैटेनेशन बोलते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है टेट्रावैलेंसी, यानी कि चार संयोजी इलेक्ट्रॉन, चार संयोजी इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, यानी कि ये चार इलेक्ट्रॉन से किसी और तत्व से संयोग कर सकता है। इसके कारण से क्या होता है ना, इन दो प्रॉपर्टीज को हम लोग डीपली यहां पर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे श्रृंखलन और संयोजी इलेक्ट्रॉन जो चार होते हैं ये किस प्रकार से हेल्पफुल होते हैं कार्बन के ढेर सारे यौगिक बनाने में, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ बातें कार्बन की थी, जिसमें कुछ बातें हम और ऐड करना चाहते हैं। हीरा और ग्रेफाइट में कभी भी एग्जाम में अगर आपको पूछा जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, हीरा की अगर हम बात कर ले तो हीरा की आकृति जो होती है वो समचतुष्फलकीय, सिंपल कह सकते हैं चतुष्फलकीय आकृति इस तरह से होती है, जिसमें कि ये एक कार्बन चार कार्बन से चतुष्फलकीय आकृति में जुड़ा हुआ होता है। चतुष्फलकीय कैसे बनाना है? तो बाबू 3 डायमेंशनल एक ऐसी ज्योमेट्री बना लो, और इस ज्योमेट्री में 3 डायमेंशन बनाना है। ये आपका ये जो फिगर आप देख रहे हो ये 3D फिगर है ना, त्रिविमीय आकृति है। इस फिगर को हम लोग टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं, समझो यहां पर। और इसी के पेट में लटका दो तुम ये कार्बन को, ठीक है। और जो चार शीर्ष है, चारों शीर्ष से इसको मिला दोगे तो यही चार शीर्ष जो है कार्बन के चार बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर कार्बन के इसी कुछ आकृति सेम टू सेम यही आकृति बार बार रिपीट करते हैं। ये कार्बन से चार कार्बन जुड़े हुए हैं, फिर इस कार्बन से भी चार कार्बन जुड़ा हुआ होगा, इस कार्बन से भी चार कार्बन जुड़ा हुआ होगा, और इसी तरह से ये पूरा का पूरा रिपीट करते जाता है। तो यहाँ पर ये हीरा का निर्माण होता है, ठीक है। हीरा में बात करेंगे तो हीरा का ये जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ठीक है ना। खैर उसके बारे में उतनी आप लोग को नहीं पूछी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, 10th क्लास के लिए काफी होता है। अच्छा, तो हीरा क्या है? हीरा में एक कार्बन जो कि चारों इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लिया है, और इसके संयोजी शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं। इसी कारण से हीरा विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि उसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन साझेदारी किए जा चुके हैं, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात कर लेंगे इनके स्ट्रक्चर में इतना अच्छा नेटवर्क है, इतने ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल के कारण से कि ये बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। इनका चतुष्फलक की आकृति ही इसको मजबूती प्रदान करता है, और हीरा दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ में आता है। दूसरे सिरे पे बात करें अगर हम लोग ग्रेफाइट की बात कर ले, ठीक है। आप लोग नोट भी करते जाना, वीडियो को पॉज करके रोक करके नोट कर लेना, वन शॉट एकदम नोट्स तैयार कर लोगे तो बहुत काम दे देगा ये, ठीक है। अच्छा, ग्रेफाइट की बात कर ले तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर 3D नहीं होता है। ग्रेफाइट में कई सारे द्विविमीय लेयर होते हैं, षटकोणीय आकृति होती है। जैसे कि पेज पर पेज डालोगे तो वो बुक बन जाता है ना, उसी तरह से ग्रेफाइट में 2D लेयर बनके 3D ग्रेफाइट निर्माण करता है। और ये 2D लेयर कैसा होता है? तो ये 2D लेयर होता है षटकोणीय, कुछ इस तरह से षटकोणीय आकृति जो है बार बार रिपीट करती है, इस तरह से रिपीट करती है। तो ये ग्रेफाइट का एक परत का निर्माण करती है। इस एक परत को ग्राफीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राफीन बोलते हैं, जिसमें हर एक कार्बन, ये बिंदु देख रहे हो, जहां जहां बिंदु है वो हर जगह पर कार्बन उपस्थित है। तो देखो तुम गौर से, एक कार्बन जो है 3 अन्य कार्बन से बस जुड़ा हुआ है, यानी कि कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन में ये कार्बन
केवल 3 कार्बन से ही साझेदारी किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन हर एक कार्बन पर बचा हुआ हो जाएगा, बचा हुआ रहेगा, जो कि किसी से साझेदारी नहीं किया है। अब इसी बचे हुए इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 ही कार्बन साझेदारी कर रहा है, उनकी संरचना में दिखाई दे रहा है, चीख चीख के बतला रहा है इसकी संरचना। कहीं भी चल जाओ, ये कार्बन देखो तो इस कार्बन से एक बॉन्ड यहां बना हुआ है, इस कार्बन से एक बॉन्ड यहां बना हुआ है, इस कार्बन से एक बॉन्ड यहां बना हुआ है, तो 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन संयोजी सेल में है। तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहां गया भैया? चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पर इसी ठोस में मुक्त पड़ा हुआ है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन जहां रहता है ना, वो उछल कूद करते रहता है, और उछल कूद करने के कारण से ही ये विद्युत का सुचालक हो जाता है। तो ग्रेफाइट एक अच्छा चालक का काम करता है। ठीक है, और ग्रेफाइट में क्या होता है ना, इसकी आकृति डायमंड, देखो डायमंड में कंटिन्यूअस जुड़ते जा रहा है, लेकिन ग्रेफाइट में ये 2D लेयर है, और ऐसा ही कई सारा 2D लेयर बस एक दूसरे पर ऐसे पड़ा हुआ रहता है। तो ये 2D लेयर अगर हम देखोगे ना, तो ये 2D लेयर वास्तव में डायमंड से भी ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन तुम कहोगे सर ग्रेफाइट तो टूट जाता है, डायमंड तो टूटता नहीं है। तो कारण है कि ग्रेफाइट का ये लेयर तो मजबूत है, लेकिन ग्रेफाइट तो ये 2D लेयर बनाए हैं, अब कई सारे ऐसे ही ऐसे 2D लेयर पड़ते जाते हैं, तब बनता है ग्रेफाइट। लेकिन ये 2 लेयर के बीच में कोई भी बहुत ही दुर्बल आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण से ये लेयर दूसरे पर से आसानी से फिसल जाता है और ग्रेफाइट टूट जाता है। इसलिए हम लोग लिखते जाते हैं तो ये लेयर खिसकते जाता है, ग्रेफाइट टूट जाता है आराम से। तो अगर तुमसे पूछे ग्रेफाइट और हीरा में अंतर तुमको दे दिया एग्जाम में, तो तुम बड़ी आसानी से लिख पाओगे यहां पर कि हीरा की आकृति चतुष्फलकीय होती है, जबकि ग्रेफाइट की षटकोणीय जालक के रूप में होती है। ठीक है, पहला अंतर। दूसरा अंतर हो गया, हीरा में एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से घिरा होता है, इसमें एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तीसरा अंतर, हीरा जो है विद्युत कुचालक होता है, ग्रेफाइट जो है विद्युत सुचालक होता है। चौथा अंतर, हीरा जो है कठोरतम पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, यानी मुलायम होता है, ये आसानी से टूट जाता है। तो ये आपने नोट कर लिया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बात करते हैं कार्बन के मुख्य इन दोनों गुण पर बात करते हैं, और इन्हीं गुण पर कोई भी कंपाउंड बनेगा। तो बच्चे बात कर रहे हैं हम लोग कार्बन में आबंधन के बारे में। तो कार्बन की आप लोग बेसिकली जान रहे हो, कार्बन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 होते हैं। अब जाहिर सी बात है, कार्बन पिछले चैप्टर में जो आप लोग धातु एवं अधातु में पढ़े, इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होता है। इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कितने इलेक्ट्रॉन का हो सकता है? तो 1, 2 या अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन तक का। भैया बात यह है कि कोई भी तत्व जो है अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, ताकि वह स्थायी हो सके, स्टेबल हो सके। तो अष्टक पूरा करने के चक्कर में वो कुछ इलेक्ट्रॉन लेता है, कुछ इलेक्ट्रॉन देता है। अगर फालतू इलेक्ट्रॉन तो निकाल देता है, चाहिए तो किसी और से ले लेता है। कौन लेता है? तो अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, धातु इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। और इलेक्ट्रॉन लॉस या ग्रहण 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन तक ही संभव है। कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ना एटम पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने के कारण से नाभिक में चार्ज चाहिए होता है ना। सुनो यहां पर कि नाभिक में कुछ गिने चुने प्रोटॉन है। अब अगर कुछ इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से बुला के रख दिए, ऑर्बिट में लेके रख दिए यहां पर, तो अब ये क्या है कि इस नाभिक को तो आखिर उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना भी है ना। अब जबरदस्ती ये इलेक्ट्रॉन आएगा, नाभिक में चार्ज ही नहीं है, पॉजिटिव चार्ज, तो कैसे ये इलेक्ट्रॉन को संभाल पाएगा? तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख भी नहीं सकता है। और इलेक्ट्रॉन निकालना अगर है, मान लो कि ऑर्बिट में पहले से इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालना है, जैसे जो कि धातु में हम लोग करते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो त्याग करवाने के लिए यहां से एक ऊर्जा हमें देनी पड़ती है, जिस ऊर्जा को आयनीकरण ऊर्जा बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ ऊर्जा लगेगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उससे अधिक ऊर्जा लगेगी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उससे अधिक ऊर्जा निकलेगी। सिंपल सी बात है कि अगर आपके पॉकेट में 100 रुपया हो, तो अगर आपसे 10 मांगेंगे तो तुरंत दे दोगे। फिर बोलेंगे भैया और 10 दे दो, थोड़ा सा दिक्कत से दोगे। फिर बोलेंगे भैया और 10 दे दो, तो और सोच समझ के दोगे, काहे देंगे इसको, नहीं देंगे मेरे पास घट जाएगा। और मांगेंगे तो इस बार छीनना पड़ेगा जबरदस्ती। तो एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। तो एनर्जी ऐसे ही इसमें भी बढ़ानी पड़ती है। तो ये चीज है यहां पर कि 4 इलेक्ट्रॉन की अगर बात हो रही हो, तो कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद अगर 4 इलेक्ट्रॉन यहां से हम निकाल दें, यहां से 4 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन पाएगा 4 प्लस चार्ज। और कार्बन में अगर 4 इलेक्ट्रॉन डाल दे, तो कार्बन पाएगा 4 माइनस चार्ज। 4 निकाल दिया तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 2। इसको बोलते हैं डुवेट।
हीलियम की तरह ये बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन ही इसके केवल इसमें बचे हैं, तो वो किस में होता है, हीलियम में होता है। अक्रिय गैस तो बन गया, लेकिन कॉपी कलम पर केवल बन रहा है, वास्तव में नहीं बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर दे, अच्छा गेन कर ले, तो ये देखो यहाँ पर 4 मिल गया इसमें, तो क्या हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा। और 2 8 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, आर्गन सॉरी नियॉन का होता है, ये नियॉन गैस का होता है। दोनों गैस में अक्रिय गैस बन रहा है, लेकिन यह दोनों ही केस जल्दी संभव नहीं है, क्योंकि कार्बन पर जब प्लस चार्ज आएगा तो भैया 4 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करने के लिए इसको इतनी ऊर्जा चाहिए जो कि देना संभव नहीं है। और 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये ग्रहण करता है तो इसका नाभिक इतना पावरफुल है ही नहीं कि वो 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपने उस कक्षा में होल्ड कर सकता है, इसलिए ये दोनों केस संभव नहीं है। इसलिए कार्बन क्या करता है, अपने अष्टक पूरा करने के लिए दूसरे परमाणु या कार्बन खुद के दूसरे भाई के साथ, है ना, दूसरे कार्बन के साथ या कोई और एलिमेंट के साथ मिलकर के सहसंयोजी आबंध बनाता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके वो जो है सहसंयोजी आबंध बनाता है। अब भैया ये सहसंयोजी आबंध होता क्या है, तो चलिए आइए समझते हैं। सहसंयोजी आबंध को हम लोग एग्जांपल समझते हैं। जैसे H2 है, जो आबंध इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बन रहा हो उसे हम लोग सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन साझेदारी लेंगे। याद रहे कि साझेदारी जो होगी या तो एक एक इलेक्ट्रॉन यानी एक जोड़े की होगी, या तो 2 जोड़े की होगी, या तो 3 जोड़े की होगी। मैक्सिमम 3 जोड़े तक की ही साझेदारी हो सकती है, 4 की साझेदारी एक बार में नहीं हो सकती है। ठीक है ना, समझो यहां पर। तो मतलब कि जैसे H2 की बात करें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो एक ही, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन मेरे पास में है इस तरह से। इसका लुईस बिंदु संरचना कुछ इस तरह से होगा, इसका भी इस तरह से होगा। अब इसको भी बनना है 2 इलेक्ट्रॉन यानी हीलियम की तरह बनना है, बोलो हाँ या ना। इसको तो ये अष्टक तो कर नहीं सकता, इसकी औकात नहीं है अष्टक पूरा करने की, ये हीलियम की तरह कन्वर्ट होना चाहेगा। तो यहां पर ये ना ही लॉस कर पाएगा ना ही गेन कर पाएगा। उस समय यहां पर इसके पास ऑप्शन होता है कि भैया तू भी हमसे साझेदारी कर ले, हम भी तुमसे कर लेते हैं। अब दोनों के गोला में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि तुम्हारा भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, हमारा भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तुम भी हीलियम हम भी हीलियम, खुश। हीलियम नहीं बना, हीलियम के जैसा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। और अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है, सभी एलिमेंट यही चाहता है कि हम स्थायी हो जाए अक्रिय गैस भाई के जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रख करके, उसी के लिए इलेक्ट्रॉन साझेदारी हो रही है। O2 की बात कर लेंगे तो O2 में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 6, यानी इसको 2 की कमी है। कितनी कमी है, 2 की कमी है, तो ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन साइड करेगा, क्योंकि 2 को ही इसको चाहिए ना, 2 ही चाहिए ना। तो देखो या तो इसको कोई 2 दे दे, लेकिन O2 की बात कर लेंगे भैया तो O2 में देखो गौर से, 2 देने की बात धातु अधातु में चला गया, वहां पर कोई धातु होता था जो कि इसको अधातु के इलेक्ट्रॉन दे देता था, लेकिन यहां पर हम लोग सहसंयोजी आबंध के बारे में पढ़ रहे हैं, O2 के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस ऑक्सीजन के पास भी 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तुमको सर 2 2 का काहे दिखा रहे हैं, 2 2 इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमको इसको भी 2 से करवाना है साझेदारी, इसको भी 2 से करवाना है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए और इसको भी 2 चाहिए, तो 2 जितना चाहिए उतनी सी ही साझेदारी कराना है तुमको। तो यहां पर ये ऑक्सीजन इससे कर लेगा साझेदारी और ये ऑक्सीजन इससे कर लेगा, फलस्वरूप यहां क्या बन जाएगा, ये देखो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में ये 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझेदारी किया हुआ है, तो 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड तैयार होता है, एक जोड़े इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से सिंगल बॉन्ड तैयार होता है। बाद बाकी कुछ इलेक्ट्रॉन इसका पर्सनल भी बच गया, पर्सनल जिंदगी में ताक झाक नहीं करना चाहिए, लेकिन यहां कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 जोड़ा इसका पर्सनल इलेक्ट्रॉन है, 2 जोड़ा इसका पर्सनल इलेक्ट्रॉन है। इसको बोलते हैं अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। अनाबंधित ये ऐसे इलेक्ट्रॉन युग्म है जो आबंध में भाग नहीं लिए हैं, या इंग्लिश में सिंपली इसको लोन पेयर बोलते हैं। आपको भी क्या पढ़ना है, लोन पेयर पढ़ना है, जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग नहीं लिया। बात करते हैं N2 की, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,5, ठीक है। इसके 5 वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है। अब इसको चाहिए कितना अष्टक के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, यानी साझेदारी कितना से करेगा, ये 3 से करेगा साझेदारी। तो यहां पर नाइट्रोजन का इस सामने में 3 इलेक्ट्रॉन रख दिए, बचा 2 इलेक्ट्रॉन कहीं और रख दिए। दूसरा नाइट्रोजन में भी यहां पर क्या कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन सामने में रख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां रख दिए। क्रॉस भी तुम डाल सकते हो यहाँ पर कि ये इसका इलेक्ट्रॉन है, अलग दिखाना है, क्रॉस डाल देंगे। यहां पर साझेदारी इससे किया, ये साझेदारी इससे किया। देखो यहाँ पर अब इसके गोले में भी 3 3 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, इसके गोले में भी 3 3 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहां पर 3 का साझेदारी हुआ है, कितने पेयर है यहाँ पर, कितने युग्म है, तो यहाँ पर 3 पेयर है, तो 3 पेयर से बना
तीन बॉन्ड, जिसको ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो गया। उसी प्रकार से बात कर ले H2O की बात कर ले, तो ऑक्सीजन का अभी आपने देखा 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के यहाँ पर एक ही संयोजी इलेक्ट्रॉन है, यानी हाइड्रोजन तो एक ही इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर पाएगा। और भैया जब ये एक ही इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा और ये ऑक्सीजन जो है ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करेगा क्योंकि इसको 2 चाहिए होगा, तो ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन से इस हाइड्रोजन को जोड़ेगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन से इसको जोड़ेगा, ताकि इसको 2 मिल जाएगा और इसको एक एक मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट। तो यहाँ पर इसका 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन में से एक इसके तरफ कर देंगे, एक इसके तरफ कर देंगे, जितना जरूरी है उतना ही कम करना है। अब बाद की 4 को ऐसे रख दिए। अब हाइड्रोजन का भी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन युग्म कंप्लीट किया और हीलियम की तरह ये बन गया। देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास, अब ये बन गया अक्रिय गैस में किसके जैसा? हीलियम के जैसा बन गया। और ऑक्सीजन भी किया है साझेदारी ना, ये खाली हाइड्रोजन को मिला देगा, ऑक्सीजन भी किया है, साझेदारी बराबर में होती है। तो ये ऑक्सीजन जो है दोनों से कर लिया साझेदारी। अब इसके गोले में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। जो इसका इलेक्ट्रॉन 2 6 था, अब 2 8 हो गया। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मिला करके 2 8 हो गया, तो ये अब बन गया नियॉन। अब ये हो गया H2O का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो यहां पर अब देखोगे सभी सिंगल, यहां पर एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का तो एक बॉन्ड बनेगा सिंगल बॉन्ड, यहां भी एक पेयर है तो एक बॉन्ड बनेगा सिंगल बॉन्ड। इसकी पर्सनल इलेक्ट्रॉन लोन पेयर कितने बच गए? 2, तो 2 को लोन पेयर यहां पर दिखा देंगे। ये हो गया H2O का यानी जल का लुईस बिंदु संरचना। उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का नोट कर लो, फटाफट स्क्रीनशॉट इसका ले लो तो, ठीक है। उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है, CO2 का होता है, ठीक है। कार्बन के संयोजी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के संयोजी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन को चाहिए 2, यानी 2 से करेगा साझेदारी, ये भी करेगा 2 से, और कार्बन को चाहिए 4 से करेगा साझेदारी ये। तो 4 में 2 से इसको दिलवा देंगे या 2 से इसको दिलवा देंगे, मतलब कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन में ना 2 इधर कर दिए 2 इधर कर दिए, क्योंकि 2 इधर से भी करवाना है 2 इधर भी, सेटिस्फाई दोनों होना चाहिए, ऑक्सीजन भी कार्बन भी। और यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना, दिखा दिए। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से हम लोग दिखा दिए। अब यहाँ पर सॉरी इस तरह से नहीं, यहाँ पर इसको ऐसे करके दिखा देंगे ताकि ऑक्सीजन भी ले ले, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कर लिया साझेदारी, और कार्बन भी कर लिया इसके 2 से साझेदारी। जितना से ये करेगा उतना से ये भी करेगा, ठीक है। तो अब इसके भी स्फीयर में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी स्फीयर में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी स्फीयर में 8 इलेक्ट्रॉन बन गया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर डबल इलेक्ट्रॉन का युग्म यहाँ पर साझेदारी में भाग लिया है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O बना, डबल बॉन्ड यहाँ पर O बना। पर्सनल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 को जोड़ा है ना, 2 जोड़ा यहाँ पर दिखा दिए, कैसे नो दिखा दो कोई दिक्कत नहीं, 2 जोड़ा यहाँ पर भी दिखा दिए। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। मीथेन के स्ट्रक्चर की बात करें, CH4 आप लोग जानते हो, मीथेन बहुत ही प्रचलित स्ट्रक्चर है। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि मीथेन का लुईस बिंदु संरचना लिखिए, तो यहां पर इस तरह से काम करेंगे हम लोग। मीथेन में कार्बन के पास कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर जो इसके पास में है हाइड्रोजन को एक से साझेदारी करना ही है, एक ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास में है, यानी कि आपको हाइड्रोजन से करवाना है साझेदारी, तो कार्बन के चारों बगल एक एक करके इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, तभी आप हाइड्रोजन से साझेदारी करवा सकते हो। 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक एक करके लिखे हैं, क्योंकि जरूरत है हमको एक एक करके, क्योंकि हाइड्रोजन एक से ही साझेदारी करेगा। हर एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, ठीक है। ये इसे साझेदारी कर लिया, ये इसे शेयरिंग कर लिया, ये इसे शेयरिंग कर लिया, और ये इसे शेयरिंग कर लिया। क्लियर? अब कार्बन भी करेगा ना, कार्बन भी यहां पर शेयरिंग कर लिया। ये हो गया अब मीथेन का संरचना। कार्बन का अष्टक कंप्लीट और हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट, ठीक है ना। अब यहां पर सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक जो है एकल युग्म जो है वो भाग लिया है, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड यहां पर, एक बॉन्ड यहां पर, एक बॉन्ड यहां पर, एक बॉन्ड यहां पर। तो ये हो गया लुईस बिंदु संरचना किसकी? मीथेन की। इसमें कोई लोन पेयर नहीं है क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लिया है। तो इस तरह से हमने कन्वर्ट कर लिया इसको। अब आपको कुछ कुछ प्रैक्टिस करना है इस पर, ठीक है। एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए कुछ कुछ प्रैक्टिस इस पर करना, जैसे अमोनिया NH3 का कर लेना, ये NH3 तुम घर से कर लेना, ठीक है। NH3 का तुम लोग घर से कर लेना, ठीक है। क्लियर कर लोगे ना? तो अगर हो जाएगा NH3 का तो कमेंट में यस जरूर लिखना कि सर हाँ हो गया, ठीक है। इसमें बताना है कि तुमको कितना बॉन्ड बना और कै गो लोन पेयर रहा, वो तुमको बताना, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना। चलिए आगे बात करते हैं कार्बन के वर्सेटाइल नेचर पर, कि कार्बन के मुख्य 2 गुण कौन कौन से हैं, जो गुण के कारण से कार्बन के यौगिक बहुत सारे होते हैं। फिर हम लोग हाइड्रोकार्बन टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। तो अब तक हमने यहाँ पर कार्बन के अंदर जो बॉन्डिंग होती है लुईस बिंदु संरचना के माध्यम से हमने देख लिया।
अब हम बात करते हैं कार्बन के खतरनाक गुण के बारे में। खतरनाक गुण इसलिए है क्योंकि इसी के कारण से कार्बन की यौगिक आज कई सारे हैं, बहुत सारे यौगिक है, करोड़ों यौगिक है। इसके दो मेन कारण होते हैं। एक तो कार्बन का गुण आता है टेट्रावैलेंसी, जिसका मतलब है कार्बन के पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन है इसको आबद्ध बनाने के लिए। अब सोचो जरा सा कि 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन से ये ढेर सारे तरह के आबंध बना सकता है। ये चाहेगा कार्बन, तो कार्बन चाहेगा तो वो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 ऐसे एलिमेंट को जोड़ सकता है जो कि मोनोवैलेंट हो, मतलब कि एक ही जिसकी वैलेंसी हो। इस तरह का यौगिक भी ये बना सकता है। H की जगह पर Cl, Br, कुछ भी ऐसे एलिमेंट यहां हो सकते हैं जिस एलिमेंट में एक ही बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। ठीक है, कार्बन के पास, कार्बन चाहेगा तो अपना 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से डबल बॉन्ड से कोई ऐसे एलिमेंट को जोड़ सकता है जो डबल वैलेंसी वाले हो, है ना। और बाद बाकी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से 2 को यहाँ पर H जैसे जोड़ लेगा। मतलब कि कार्बन चाहेगा तो एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड का भी उपयोग कर सकता है। कार्बन चाहेगा तो 2 डबल बॉन्ड का भी उपयोग कर सकता है कुछ इस तरह से। और कार्बन चाहेगा तो एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड का भी उपयोग कर सकता है कुछ इस तरह से। यानी कार्बन जो है, कार्बन खुद से भी अगर चाहेगा तो कार्बन खुद दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है। कार्बन चाहेगा दूसरे कार्बन से तो डबल बॉन्ड से भी इस तरह से जुड़ सकता है ना। कार्बन चाहेगा दूसरे कार्बन से तो ट्रिपल बॉन्ड से भी ये इस तरह से जुड़ सकता है। अब यही कारण है कार्बन के यौगिक कई सारे तरह के कार्बन यौगिक बना सकता है, इसलिए कार्बन के यौगिक भी कई सारे तरह के मिलते हैं हम लोगों को। कार्बन देखो यहां पर कार्बन कार्बन ये जुड़ते जाएगा जुड़ते जाएगा, ये जुड़ने का गुण ये अगला गुण है। तो कार्बन का एक तो ये नेचर हो गया, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इस कारण से ढेर सारे यौगिक बनते हैं। और कार्बन का दूसरा मेन नेचर होता है श्रृंखलन गुण, कि कार्बन में ही ऐसी प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है ऐसा कि कार्बन दूसरे कार्बन से चाहे सिंगल चाहे डबल चाहे ट्रिपल किसी भी प्रकार के बॉन्ड से वो एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। कार्बन कार्बन जुड़ रहा है जुड़ रहा है जुड़ रहा है जुड़ रहा है, एक जोड़ा कार्बन नया यौगिक बना, फिर जोड़े कार्बन नया यौगिक बन गया, फिर जोड़े कार्बन नया यौगिक बन गया, सिंगल से डबल बॉन्ड कर दी नया यौगिक बन गया। तो इस तरह से कई सारे यौगिक बनते आते हैं। ये श्रृंखलन गुण का मतलब हो गया कार्बन 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 कार्बन, इस तरह से कई सारे कार्बन चाहे सिंगल बॉन्ड से हो, इस तरह से सब कार्बन को 4 बॉन्ड रहेगा, याद रखना यहाँ पर सब कार्बन को 4 बॉन्ड आपको पुराना है, ठीक है ना। कार्बन चाहेगा तो इस तरह से डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कहीं से डबल बॉन्ड भी बन जाएगा बीच में कहीं पर, ठीक है। इस तरह से भी यौगिक बन सकता है। यहाँ पर 3 था 4 बॉन्ड हो गया, यहाँ पर भी इस तरह से। कार्बन चाहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड से भी कोई दूसरे कार्बन से इस तरह से जुड़ सकता है, इस तरह से, ठीक है। कार्बन को हर हाल में 4 ही बॉन्ड होना चाहिए, याद रखिए यहाँ पर कार्बन को 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कार्बन कई सारे तरह के कंपाउंड इसलिए बना पाता है क्योंकि एक उसके पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरा कार्बन के मेन गुण होते हैं श्रृंखलन गुण, जिसमें कि कार्बन दूसरे कार्बन से संयोग करके सहसंयोजी आबंध के द्वारा वो एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। इसे कार्बन का श्रृंखलन गुण कहते हैं। पूछ देगा कि कार्बन के श्रृंखलन गुण से क्या समझते हो, तो क्या बोलोगे, कार्बन सिंगल डबल या ट्रिपल किसी भी तरह के सहसंयोजी आबंध से दूसरे कार्बन से जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, इसी को कार्बन का श्रृंखलन गुण कहते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग बेसिकली हाइड्रोकार्बन टॉपिक की। हाइड्रोकार्बन टॉपिक में ही हम लोग आगे बढ़ना है, फिर नामकरण भी सीखना है, समाव्यवस्था उसमें सीखनी है। तो आप लोग इस बेसिक बात को यहां से नोट कर लो फटाफट। अब यह टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन वे सारे यौगिक होते हैं जिसमें केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ही केवल होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तीसरा कोई तत्व नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन और कार्बन केवल और केवल, ऐसे सारे यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, नाम में आपको हम इंग्लिश में ही नाम लिखना सिखाएंगे क्योंकि इजी होता है इंग्लिश में नाम लिखना, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी मीडियम से दे रहे हैं तो इंग्लिश में नाम लिखना। नाम अपना कॉपी में तुम नाम किस में लिखे हो, 90% बच्चा इंग्लिश में ही नाम लिखा होगा, ठीक है। तो देखो यहां पर क्योंकि इजी होता है, ठीक है। तो ये वे यौगिक होते हैं जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, जैसे CH4 मीथेन बोलते हैं। फिलहाल तो याद कर लो, अभी बताते हैं कैसे नाम लिखना है। इथेन होता है, C2H6, C2H4 इथीन होता है, C6H6 बेंजीन होते हैं इत्यादि, ये सभी हाइड्रोकार्बन है। तीसरा और कोई तत्व आ गया तो हाइड्रोकार्बन नहीं है। जैसे अगर तुमसे पूछेगा इथेनॉल, C2H5OH इथेनॉल, क्या यह हाइड्रोकार्बन है, तो बोलना नहीं, ये हाइड्रोकार्बन नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया है बीच में, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। अब हाइड्रोकार्बन की बात कर ले तो हाइड्रोकार्बन में एक टर्म आता है, टर्म क्या आता है, तो ये आता है सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी,
इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। हालांकि केवल हाइड्रोकार्बन के लिए नहीं है, ये सबके लिए होता है। ये सजातीय श्रेणी क्या होता है, मेन समझना इस चीज को है। सजातीय श्रेणी ये हो गया, जैसे कि मान लो कि अगर तुम लोग देखे होंगे कि एक गांव में ढेर सारे परिवार होते हैं, तो कोई ठाकुर परिवार है, कोई राजपूत परिवार है, कोई यादव परिवार है, कोई कुछ है ना। आदमी सब अलग अलग है, लेकिन एक कॉमन बात है कि सभी ठाकुर है, सभी राजपूत है, सभी यादव है। तो यहां पर क्या है कि एक वह शब्द या फिर वह परिवार जिसके अंदर में जितने भी यौगिक रह रहे हो, यौगिक यहाँ पर आदमी को हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसा परिवार जिसमें आदमी तो अलग अलग हो, लेकिन सभी का गुण समान हो, सभी में कहीं ना कहीं समानता पाई जा रही हो, तो उस श्रेणी को, उस परिवार को हम लोग बोलते हैं सजातीय श्रेणी, ठीक है। जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है ना कि एक एक करके अगर अध्ययन करेंगे हर एक यौगिक का, तो इतना यौगिक असंभव हो जाएगा अध्ययन करना। इसलिए क्या किया है, लोग परिवार बना दिया है उसका। अब परिवार को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, सजातीय श्रेणी। उस परिवार में एक प्रकार के गुण प्रदर्शित करने वाले पदार्थ यानी कि यौगिक जो है वो एक परिवार में रखे गए हैं। फिर अलग गुण जिसका है तो उसका ग्रुप अलग में रखा गया है। तो ये गुण वाइज डिवाइड किया गया है, इसी को हम लोग श्रेणी को बोलते हैं सजातीय श्रेणी। परिवार को हम लोग क्या बोलते हैं, सजातीय श्रेणी बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर बात करेंगे तो सजातीय श्रेणी यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ठीक है ना। इसकी बात भी हम करेंगे। फिलहाल यहाँ पर देख ले कि हम लोग का जो अल्कोहल वगैरह होता है, ये भी सजातीय, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, इनके भी, ये भी खुद में एक सजातीय श्रेणी रखते हैं। अगर हम बात कर लेंगे सजातीय श्रेणी की, तो किसी एक सजातीय श्रेणी में, याद रखिएगा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम लोग यहाँ पर किसी भी एक सजातीय श्रेणी की बात करें, चाहे वो अल्केन हो, अल्कीन, अल्काइन हो, कोई भी एक सजातीय श्रेणी हो, सजातीय श्रेणी में यानी एक प्रकार के सजातीय श्रेणी में CH2 का डिफरेंस होता है, CH2 का अंतर होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये काम देगा अभी जस्ट। जैसे एक एग्जांपल बना रहे हैं, ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना। सबसे पहले कि आपको हम सिखाते हैं हाइड्रोजन भरना। मान लो कोई हाइड्रोकार्बन अगर ऐसा लिखा हुआ, ठीक है, बेसिकली बता दे आपको, हम समझोगे यहां पर कि दुनिया भर में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी कार्बनिक यौगिक है, वो 2 ही प्रकार के हैं, या तो वे हाइड्रोकार्बन है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक के अगर हम आधार की बात कर लेंगे तो आधार ही हाइड्रोकार्बन है, आधार ही क्या है, हाइड्रोकार्बन है। और बाद बाकी जितने भी यौगिक है कार्बनिक कंपाउंड में, वो सभी यौगिक उन्हीं हाइड्रोकार्बन के डेरिवेशन से बना हुआ है, यानी व्युत्पन्न है, उसी से उत्पन्न हुआ है। यानी कि यहां पर C2H6 था, एक H उड़ा दिए और OH लगा दिए, तो हो गया C2H5OH हो गया। तो वो हाइड्रोकार्बन था C2H6, C2H6 से यहां से हम लोग क्या कर दिए, एक हाइड्रोजन माइनस कर दिए, बदले में OH जोड़ दिए, तो C2H5OH हो गया, है ना। तो ये हाइड्रोकार्बन है और ये हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न हुआ है, इसको हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बोलते हैं। तो दुनिया में 2 ही प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि कार्बन कभी भी अकेला नहीं रहता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बन के साथ हमेशा हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा, हाइड्रोजन रहता ही है जनरली, ठीक है ना। इसलिए अगर ऐसे मान लो कि कोई कार्बन चेन दिया हुआ है, इस तरह से कार्बन श्रृंखला दिया हुआ है, तो उसमें तुमको याद रखना कि कार्बन को 4 आबंध होते हैं, पर यहां पर एक कार्बन के कितने आबंध दिख रहे हैं, एक ही ना, तो बदले में 3 हाइड्रोजन जरूर यहाँ छुपा हुआ होगा, 3 हाइड्रोजन छुपा होगा, ऐसे लिखना है, भरना हाइड्रोजन। यहाँ पर एक 2 आबंध है इसके दोनों बगल, तो इसमें 2 हाइड्रोजन छुपा हुआ होगा, कुल मिलाकर 4 आबंध होने चाहिए। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन होगा, ठीक है। ये 3 हाइड्रोजन होगा, प्रैक्टिस कर लो इसका। अगर यहाँ पर इस तरह कोई कंपाउंड है, ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन को 1 आबंध है तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे, तब ना 4 होगा जी। यहाँ पर 2 1 3 आबंध है तो 1 हाइड्रोजन दे दिए तो 3 1 4 हो गया। फिर यहाँ पर 3 आबंध है, 1 हाइड्रोजन दे दिए 4 हो गया। यहाँ पर 3 आबंध है, 1 हाइड्रोजन दे दिए 4 हो गया। यहाँ 2 आबंध है इस कार्बन के, तो 2 हाइड्रोजन देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऊपर नीचे कहीं भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है हमारा हाइड्रोजन भरने का तरीका। अगर कभी हाइड्रोजन भरने दिया जाए आप लोगों को, तो उस तरीके से आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि 4 बॉन्ड कार्बन को पूरा करने होते हैं। 4 बॉन्ड करने के लिए आपको जितना हाइड्रोजन जोड़ना है जोड़ दीजिए, ठीक है। ये है। अब यहां देखोगे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, तो सजातीय श्रेणी की बात कर रहे हैं। सजातीय श्रेणी में आपको समझ में आ गया कि
यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें कि यौगिक एक ही प्रकार के गुण दर्शाते हैं, उन श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं? सजातीय श्रेणी बोलते हैं। और हाइड्रोकार्बन में कितने होते हैं? 3 होते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। लेकिन बेसिकली पहले हम लोग पढ़ते हैं दो, उसके बाद उन दो को क्लासिफाई कर देंगे, वर्गीकृत कर देंगे 3 भाग में, ठीक है ना। तो आप लोग पहले इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो देखो यहां पर हाइड्रोकार्बन जो होता है इसको 2 भाग में हम बांट रहे हैं। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक ही परिवार आते हैं होमोलोगस सीरीज में, सजातीय श्रेणी में, अल्केन। और असंतृप्त में 2 आता है यहां से, एक आता है अल्कीन और दूसरा आता है अल्काइन, ठीक है। अब यहां पर अल्क सब में कॉमन है, नाम में देखो नाम ही लिखा रहे हैं। एन यहां पर है, यहां इन है और यहां आइन है, यही मेन अंतर है। यहीं से तीनों श्रेणी में अंतर दिखता है। हिंदी में लिखोगे तो गड़बड़ा जाएगा थोड़ा सा, इंग्लिश में लिखोगे तो परफेक्ट एकदम सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में सबसे आसान होता है, जो आसान है वो आपको कम करना है ना। अच्छा, ये अल्क क्या है? तो अल्क दर्शाता है हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु की संख्या। कार्बन परमाणु की संख्या कौन दर्शाता है? अल्क दर्शाता है। अब यहां से याद कर लोगे, अगर यहां पर कार्बन की संख्या और अल्क लिखेंगे, कार्बन अगर 1 रहे तो आपको मिथ लगाना है। क्या लगाना है? मिथ। 2 रहे तो इथ लगाना है। 3 रहे तो आपको प्रॉप लगाना है। 4 रहे तो आपको ब्यूट लगाना है, बट नहीं पढ़ना, ब्यूट पढ़ना। 5 रहे तो पेंट लगाना है आपको। 6 रहे तो हेक्स। 7 रहे तो हेप्ट। 8 रहे तो ऑक्ट। 9 रहे तो नॉन। 10 रहे तो डेक। आपको ये लगाना है, ये याद कर लेना फटाफट, ये याद कर ही लो, ठीक है ना, रोक करके वीडियो, ठीक है, कर लिया। अच्छा, अब बात करते हैं यहां पर एक मेन चीज कि हर एक हाइड्रोकार्बन, जैसे कि मान लो कि स्कूल जो होते हैं ना, सभी स्कूल अलग अलग है लेकिन सब स्कूल का ड्रेस समान है। तो स्कूल को एक सजातीय श्रेणी तुम कह सकते हो, क्योंकि उस स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चे की प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी। सबका ड्रेस दिखने में क्या होगा? एक जैसा होगा। प्रॉपर्टीज दिखेंगे दूर से, अरे तरीके तो स्कूल का, दिल्ली पब्लिक स्कूल का बच्चा है, वो तो है, वो स्कूल का बच्चा है, बोलेंगे ना। तो यहां पर क्या है कि स्कूल को आप सजातीय श्रेणी मान सकते हो, उसमें पढ़ने वाले बच्चे यौगिक के ढेर सारे यौगिक है जो कि समान गुण दर्शाते हैं। अब हर स्कूल का क्या होता है? पहचानने का एक आइडेंटिटी कार्ड होता है ना। उसी प्रकार से कैसे पहचानेंगे कि भाई मेरा कौन सा यौगिक इस कैटेगरी में है, कौन सा यौगिक इसमें है, कौन यौगिक इसमें है? तो इसका भी एक आइडेंटिटी कार्ड होगा। उस आइडेंटिटी कार्ड को बोलते हैं सामान्य सूत्र। क्या बोलते हैं? सामान्य सूत्र बोलते हैं। अब एल्केन में क्या है? कार्बन जितना होता है, मान लो n कार्बन है, तो हाइड्रोजन की संख्या उसमें कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक होती है। ये याद कर लोगे, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 किसका हो गया? एल्केन का। कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक होता है हाइड्रोजन, 2 गुने से 2 अधिक, 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन किसमें? एल्केन में होता है। अच्छा, एल्कीन में जितना कार्बन होगा उसका एग्जैक्ट 2 गुना हाइड्रोजन होगा, तो वो कौन सा परिवार में जाएगा? एल्कीन में जाएगा। CnH2n किसका फॉर्मूला हो गया? एल्कीन का हो गया। अच्छा, अल्काइन का जितना कार्बन होगा उसके 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन अगर दिखा तो वो हमारा अल्काइन श्रेणी में जाएगा। बस हो गया काम, यहां से तुम नाम लिख लोगे। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं बाबू, ध्यान से देखना, यहां पर C3H6 पहले बताओ ये किस सजातीय श्रेणी में बैठेगा? कहोगे सर यहाँ जितना कार्बन है उसका 2 गुना हाइड्रोजन है, 3 दूनी 6, 2 गुना हो गया तो CnH2n हो गया, और वो किस में गया? अल्कीन में गया। तो बोलेंगे फटाक से ये एल्कीन परिवार का सदस्य है। और इसका नाम क्या होगा भाई? तो नाम में कुछ नहीं, अल्क की जगह पर देखो, अल्क में क्या बताया है? हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन कितना है? यहाँ पर 3 है, 3 का कोड क्या बताया है? प्रॉप। क्या बताया है? प्रॉप। तो यहां खाली प्रॉप लिखना आपको, बस प्रॉप लिख दिए, बाद बाकी तो यहां इन लगा हुआ है, ये है प्रोपीन हो गया नाम, प्रोपीन। अच्छा, C3H8 रहता तो देखते कार्बन का 2 गुना कितना होता है? 3 दूनी 6, 6 से 2 अधिक 6 2 8 है ना, तो
दो अधिक है, दो अधिक हो गया तो CnH2n+2, यानी वो अल्केन में चला गया। ये किस परिवार सदस्य हो गया? तो ये अल्केन का हो गया ना। और इसमें नाम क्या होगा? तो वही चीज है, कार्बन की संख्या गिनो, 3 कार्बन है तो 3 का क्या हो गया? प्रोप। तो यहां बोलेंगे प्रोप, और जो बाद में क्या लगा हुआ है? एन लगा हुआ है ना, तो लगा दी एन। इस बार प्रोपेन हो गया। क्या हो गया? प्रोपेन। जादू देखो, CH4, कुछ नहीं तो कार्बन कितना है यहाँ? कार्बन एक है, एक का दुगुना कितना होता है? दो, दो से दो अधिक चार, यानी कि दो गुना से दो अधिक यहाँ पर है, तुरंत आ गया अल्केन में। ये भी आ गया, अल्केन परिवार में ही आ गया। इसका नाम क्या होगा? तो एक कार्बन है, एक का वर्ड रूट यहाँ क्या दिखा है? मिथ। तो क्या लगाओगे यहाँ पर? अल की जगह पर खाली लगा देना है तुमको मिथ। बाद की क्या है? एन है, ये ना है, तो एन क्या नाम हो गया? मिथेन। देखो कितना आसान नाम हो गया। अच्छा, C4H6 की बात करनी है तो C4 4 से दोगुना हो गया 8, लेकिन 8 से दो कम है यहाँ पर। 4 से दोगुना हो गया 8, 8 से दो कम है। CnH2n-2, CnH2n-2, ये क्या हो गया? अल्काइन हो गया। क्या हो गया? ये अल्काइन परिवार सदस्य हो गया, ये अल्काइन हो गया। और अल्काइन में कुछ नहीं करना है आपको, अल के प्लेस पर कितना कार्बन है? 4 कार्बन है, 4 का क्या लगाओगे? ब्यूट। तो लगा देना है तुमको ब्यूट, और क्या लगा दोगे बाद में? आइन। ब्यूटाइन नाम हो गया इसका, ब्यूटाइन। देख लो, कुछ नहीं करना है, पहले तुमको हाइड्रोकार्बन देखना है, उसका तुमको सजातीय श्रेणी पता करना है, CnH2n+2 है कि CnH2n है कि CnH2n-2 है, पता कर लिए। और कुछ नहीं, अल के प्लेस पर कार्बन गिन करके लिख दो उसका वर्ड रूट, नाम हो गया सामने में। ये रहा नाम तुम्हारा हाजिर। ठीक है, आसान था ना। तो इस तरह से बड़ी सिंपल तरीके से हम लोग जो है यहां नामकरण कर सकते हैं, और ये नामकरण को हम लोग बोलते हैं IUPAC नामकरण। और IUPAC का फुल फॉर्म अगर एग्जाम पूछेगा तो लिख देना है तुमको, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये हो गया IUPAC का फुल फॉर्म। लिख दोगे ना फटाफट, याद कर लोगे, ये भी याद हो जाएगा। क्या दिक्कत है? एग्जाम के समय में तो आदमी को अच्छी अच्छी चीज याद आने लगते हैं, तो चांद तारे दिखने लगते हैं, तो फिर ये सब चीज क्या है? तुरंत दिमाग में घुस जाएगा, डर से घुस जाएगा। ठीक है, काश ये डर तुम लोग पहले रखा होता तो ये वीडियो देखना नहीं पड़ता तुम लोग को। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग कि जब संरचना दिया हुआ है यौगिक का, तब नाम कैसे लिखेंगे। बहुत ही अच्छा चीज होने वाला, संरचना जब दिया रहता है नाम कैसे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, लिखो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अपने मन से सुनो, अपने मन से यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहना। अपने मन से जो है 4-5 यौगिक और ले लेना, 4-5 यौगिक ले लेना फटाफट, और प्रैक्टिस कर लेना जाकर के। ठीक है, तो बात कर रहे हैं यहाँ पर कि संरचना सूत्र से हम लोग उनका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, यानी कि यौगिक जो दिया हुआ है उसका संरचना सूत्र अगर दिया हुआ रहे इसे फैला करके, तो उसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको देखना कि कार्बन कहां से कहां तक है। भैया कार्बन यहां से यहां तक है, गिनती करना है कार्बन का। गिनती कर लिए, 1 2 3 4। गिनती करने का नियम क्या है कि जिधर से आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये नजदीक आ जाए उस साइड से गिनती करना तुमको। यहां पर गिनती करेंगे 1, इधर से नजदीक है ना, गिनती इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डबल बॉन्ड इधर से है तो गिनती इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5। गिनती देखो यहां पर डबल बॉन्ड इधर से 1 या 2 पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 पर आ रहा है, तो गिनती इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। इसमें देखोगे ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 पर 1 2 पर, बराबर बात है ना, तो कहीं यूज कर दोगे, 1 2 3 4 कर दोगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है नामकरण का, ध्यान से देखोगे। फॉर्मूला जो है ना उसमें तीन एक चीज है बस। बीच में यहां पर अल्क लगा हुआ है, ध्यान देना, यहां पर बीच में क्या है? अल्क है बीच में। इस साइड जो जुड़ता है उसको बोलते हैं उपसर्ग, माने प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। फॉर्मूला पर काम करोगे ना कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस साइड जो जुड़ता है उसको बोलते हैं सफिक्स, माने प्रत्यय। क्या बोलते हैं? सफिक्स। ध्यान देना यहां पर, प्रीफिक्स में कुछ नहीं, प्रीफिक्स में भी दो प्रकार होता है, सफिक्स में भी दो प्रकार होता है, खाली ध्यान से सुन लोगे। अल्क में क्या लिखते हैं तो तुमको पता है, कार्बन की संख्या लिखते हैं। सफिक्स में पहले तुमको लिखना होगा, इधर देखो यहां पर, पहले तुमको यहां पर लिखना होगा बॉन्ड। बॉन्ड कैसा है सुनो यहां पर, उसके बाद लिखना पड़ेगा क्रियाशील मूलक कोई लगा हुआ है क्या, क्रियाशील मूलक, वो तुमको लिखना होगा क्रियाशील मूलक। ये क्या है इसका एग्जांपल बाद में लेंगे, अभी इसके बारे में ध्यान मत देना तुम। अभी हम लोग जो है, अब प्रीफिक्सों में दो टाइप होता है, अभी कुछ मत देखो। अभी जो तुम्हारे पास यौगिक है वो है अल्क और बॉन्ड। ध्यान देना यहाँ पर,
अल्क माने कार्बन की संख्या, और बॉन्ड जो है अगर सिंगले बॉन्ड खाली है यौगिक में, सिंगल बॉन्ड, तो आपको डायरेक्टली एन लिखना है। क्या लिखना है? अल, यहां पर अल के बाद जस्ट बाद क्या लिखना है आपको? एन लिखना है। अगर यौगिक में डबल बॉन्ड कहीं पर है तो किस संख्या पर डबल बॉन्ड है वो संख्या लिख करके आपको इन लगाना होगा। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाओगे? इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाओगे तुम? आइन लगाओगे। बस इतना ख्याल रखना। ध्यान देना, यहां पर एग्जांपल देखते हैं कैसे। यहां पर 4 कार्बन है, अभी कुछ नहीं करना, अभी आपको यही दो का उपयोग करना है, बस यही दो का उपयोग करना है। पहले किसका नाम लिखोगे? अल्क। जैसे लिखा हुआ है सीरीज सीक्वेंस, उसी रूप में तुम नाम लिखोगे। पहले अल्क। अल्क बोला, यहां पर कार्बन संख्या लिखो। क्या कार्बन है जी? 4। 4 का क्या बताया? वर्ड रूट ब्यूट, यहां लिख दिए ब्यूट। फिर बॉन्ड देखे यहां पर, अल के बाद किसकी बारी? बॉन्ड की बारी। बॉन्ड है कैसा है? सिंगल डबल ट्रिपल, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना, सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पर क्या लगा देंगे? एन। क्या नाम हो गया इसका? एन, ब्यूटेन। कोई गैप नहीं, सिंपल नाम हो गया ब्यूटेन। ठीक है। अच्छा यहां पर देखिए, यहां पर कितना कार्बन है? यहां पर 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो अल के लिए क्या लगाओगे? पेंट लगाओगे। पेंट लगा दिए। ठीक है, पेंट लगा दिए। अच्छा, उसके बाद बॉन्ड देखे, बॉन्ड कैसा था यहां पर? जैसे ही देखे डबल बॉन्ड, भूल गए सिंगल सिंगल क्या कहाँ है, सिंगल सिंगल कोई वैल्यू नहीं, डबल आ गया तो डबल ही लिखना खाली। डबल के लिए क्या लिखोगे? इन। लेकिन डबल बॉन्ड कहां पर है? तो बोलेंगे पहले कार्बन पर, जाते समय पहले ही कार्बन से जुड़ा हुआ मिल गया डबल बॉन्ड, तो बोलेंगे पेंट के 1 नंबर पर इन है, तो यहां पर डैश देंगे, फिर 1 फिर डैश, तब इन लिखेंगे। ध्यान देना, ई इंग्लिश का अल्फाबेट है, ई डिजिट है 1 2 3 4। डिजिट अल्फाबेट में हमेशा हाइफन रहना चाहिए उसके बीच में, याद रखना यहां पर। तो पेंट 1 इन लिखे। ठीक है, ये हो गया। अब बहुत लोग इसको 1 पेंटीन भी लिखता है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। अच्छा यहां पर देखें, यहां पर कितना कार्बन है? 5 कार्बन है। 5 के लिए अल क्या लगाओगे? पेंट। इसके लिए भी अल लगाएंगे, पेंट। अच्छा, यहां बॉन्ड कैसा है? डबल दिख गया, सिंगल भूल गए, डबल के लिए क्या लिखते हैं? इन। कौन नंबर पर है भाई? तो 1 नहीं, दूसरे पर गए तब मिला इन, तो 2 पर इन, तो यहां लिखेंगे पेंट 2 पर इन, पेंट के 2 पर इन है। अच्छा यहां पर देखिए, 4 कार्बन है, 4 का वर्ड रूट क्या लिखोगे? अल्क में ब्यूट लिखोगे, ब्यूट लिख दिए। अच्छा उसके बाद जाकर के बॉन्ड कैसा है? तो बॉन्ड यहाँ ट्रिपल है, अल के बाद तो बॉन्डे लिखते हैं ना, बॉन्ड ट्रिपल है, ट्रिपल के क्या लिखोगे? आइन। क्या लिखोगे? आइन। अच्छा आइन आ गया ना, तो आइन कितने नंबर पर भाई? 2 नंबर पर है, तो लिखेंगे 2 देकर के आइन। किसी के लिए रूल अलग अलग नहीं है, सबके लिए सेम रूल है। बिल्कुल ऐसे ही काम करना, पहले अल्क फिर बॉन्ड, पहले अल्क फिर बॉन्ड। बॉन्ड में सिंगल आया तो खाली एन लगा देंगे, डबल ट्रिपल आया यहाँ पर तो ये खास मेहमान है, कभी कभी आता है, इसलिए इसका पोजीशन दिखा देंगे कहां पर डबल और ट्रिपल आया है। बस इतना कम कर दिए। अच्छा ठीक है, अगर हमारे पास कोई इस तरह का यौगिक हो, CH2 CH2 CH2, घेराबंदी वाला यौगिक हो, घेराबंदी वाला, इस तरह से देखो, घेराबंदी वाला कोई यौगिक हो, है ना, जिसमें कार्बन चेन शुरू हुआ हो जहां से वहीं पर खत्म हो गया हो जाकर के। इस केस में नाम क्या करना है? ध्यान दोगे, इस केस में बस एक वो चीज यहां जुड़ जाता है, अल के पीछे में जुड़ जाता है साइक्लो। क्या जुड़ता है? बस साइक्लो। जब हमारा कार्बन चेन घुमा हुआ हो तब क्या है, अल के पीछे में क्या लगाना है? बस साइक्लो। बाद बाकी सब कुछ सेम। देखो यहां पर देखिए, घुमा हुआ चेन है, लिख दिए साइक्लो। अच्छा, अल्क में कार्बन की संख्या गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, सिंगल बॉन्ड है, कहीं से गिन दो। 6 कार्बन है, 6 के लिए अल क्या लिखते हो? हेक्स लिखते हो। देखो लिखा है हेक्स, लिखे है ना। अच्छा, फिर यहां पर आगे आया अल के बाद क्या लिखते हैं? बॉन्ड। बॉन्ड कैसा दिख रहा है तुमको? सिंगल। सिंगल क्या लगाना है तुमको? यहां पर सिंगल के लिए एन लगाना है, तो यहां पर लिख दिए एन। क्या नाम हो गया इसका? साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम हो गया इसका? साइक्लोहेक्सेन। समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसमें क्या है कि आप लोग को ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बेसिकली में इतना ही सीखना था। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम, फंक्शनल ग्रुप वाला, क्रियाशील समूह वाला ले लेते हैं, उसके बाद आप लोग फ्री हो जाओगे, नामकरण से सीख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आइए समझते हैं क्रियाशील मूलक को। क्रियाशील मूलक किसी भी ऑर्गेनिक यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में एक आइडेंटिटी कार्ड का काम करता है, एक तरह समझ लोगे यहाँ पर।
कि उस ग्रुप को देख करके पता कर लेते हैं वो यौगिक कैसा होगा, भले उसकी संरचना अलग अलग भिन्न भिन्न हो, लेकिन केवल उस ग्रुप को देख करके पता कर लेंगे उसका मेन प्रकृति क्या होगा। जैसे कि अगर इस यौगिक में देखोगे सभी यौगिक अलग अलग है, लेकिन सभी में खास बात है सभी में OH पाए जा रहे हैं। तो ये OH एक्चुअली में यही क्रियाशील समूह है, क्रियाशील मूलक है। ये बतला रहा है कि सभी यौगिक अल्कोहल है, भले सभी अलग अलग है, अलग अलग टाइप का अल्कोहल है, लेकिन ये सभी अल्कोहल है। OH ग्रुप से मालूम पड़ता है। तो इस तरह से OH ग्रुप को हम लोग क्रियाशील मूलक बोलते हैं। ठीक है, COOH ग्रुप अगर कॉमन रहेगा तो यहाँ पर सभी यौगिक अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर COOH कॉमन है। ये दर्शा रहा है कि सभी यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एसिड है, ये सभी यौगिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। CHO ग्रुप इसी प्रकार से सब में अगर किसी में भी दिख जाए तो वो एल्डिहाइड यौगिक कहलाएगा। CO ग्रुप कहीं पर दिख जाए तो वो कीटोन यौगिक कहलाएगा। ये सभी होते हैं क्रियाशील मूलक, जिसको देख करके हम लोग किसी भी कार्बनिक यौगिक की पहचान करते हैं। अब बात करते हैं कि ये यौगिक, ये मूलक जब आ जाते हैं किसी यौगिक में तो उसका नामकरण कैसे करते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि साइक्लो पहले लगाते हैं, अगर होता है तो फिर अल्क की बारी आती है, फिर एन इन आइन की बारी आती है, और लास्ट में आती है मेन चीज जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ये है हमारा क्रियाशील समूह। क्रियाशील समूह के लिए किसके लिए क्या लिखना है, ये याद कर लोगे। OH के लिए हम लोग ऑल लगाते हैं यहां पर एन इन आइन के बाद, COOH के लिए ओइक एसिड लगाते हैं, CHO के लिए अल लगाते हैं, CO के लिए ऑन लगाते हैं। एग्जांपल समझते हैं इसको अच्छे से। जैसे मान लो CH3 CH2 CH2OH है, ये यौगिक है। देखो यहां पर ये साइक्लिक नहीं है तो इसका यूज नहीं करेंगे। अल के प्लेस पर कार्बन गिन लेंगे। यहां पर कार्बन की गिनती किधर से होगी भाई, तो यहां से होगी, क्योंकि इधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप नजदीक है। बॉन्ड का भी बाप फंक्शनल ग्रुप है, क्रियाशील समूह है। तो जिस तरह से क्रियाशील समूह जिस तरफ से नजदीक हो काउंटिंग उधर करना है, ठीक है ना। उसके बाद बॉन्ड की बात करनी है। प्राथमिकता जो है ना सबसे पहले उसकी देनी है, अगर वो नहीं रहे तब इसकी प्राथमिकता दे रही है, ठीक है ना, गिनती करते समय। तो यहां पर अल के प्लेस पर 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे, प्रॉप लिख दोगे। फिर देखोगे एन इन आइन क्या लिखोगे, यहां पर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाओगे, यहां पर एन लगा दिया। और क्रियाशील समूह जो है यहां पर OH है, OH के लिए क्या लिखोगे, ऑल लिखोगे। ठीक है, तो ये ऑल लिखोगे। तो ऑल कहां पर है, 1 पर है, ऑल 1 पर ऑल है, आपको हाइफन द्वारा सिखाया है। अच्छा, जब यहां पर नाम में ये वॉवेल है और ये वॉवेल है, वॉवेल वॉवेल बड़ी दुश्मनी होता है, जैसे पड़ोसी पड़ोसी दुश्मनी होता है, उसी प्रकार से पड़ोसी पड़ोसी दुश्मनी है वॉवेल वॉवेल। इसलिए अगर यहाँ वॉवेल रहता है तो इस ई को मिटा देना है, यहां से कुछ नहीं करना है, बस डिलीट कर देना है ई को। अब 1 को इग्नोर भी लोग कर देता है, केवल 1 को इग्नोर करके यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपेनॉल लिखता है, प्रोपेनॉल। जैसे ना इथेनॉल पढ़ते हो, CH3 CH2OH, ये C2H5OH भी तुम कह सकते हो। 2 कार्बन के लिए अल्क में हो गया ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया एन, ई मिटा दिए, और OH है तो इसके लिए क्या लिखोगे, ऑल। तो क्या नाम बन गया इसका, इथेनॉल बन गया। उसी प्रकार से CH3COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड में आ गया। गिनती कार्बन से ही होगी, 1 2 कार्बन की गिनती करनी है, ठीक है ना, चाहे कहीं पर कार्बन हो। अब कार्बन की गिनती कर ली, यहां पर 2 कार्बन के लिए अल क्या लगाओगे, ईथ, सिंगल बॉन्ड तो क्या लगाओगे, एन। 1 नंबर पर है तो 1 को इग्नोर करो, यहां पर COOH के लिए जो क्रियाशील समूह है यहां पर क्या लगाओगे, ओइक एसिड, तो ओइक एसिड लिख दिए। तो यहाँ O आने वाला था इसलिए यहाँ पर E नहीं लगाए थे, N में खाली AL लिखे थे, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात कर लेंगे CH3 CH2 CH2 CHO, ये एल्डिहाइड है, देख के पहचान लिए एल्डिहाइड है, ठीक है। अब यहां से काउंटिंग 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग करेंगे। अब साइक्लिक तो नहीं है, साइक्लोने लगाना है। अल्क में क्या लिखोगे, यहाँ पर 4 कार्बन है तो ब्यूट लगा दोगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया, एन का ई मिटा दिए है क्योंकि CHO के लिए क्या लिखते हैं, अल लिखते हैं, तो अल लगा दिया। यहाँ पर क्या नाम बन गया इसका, ब्यूटेनल नाम बन गया। तो इस फॉर्मूला पर पकड़ बैठ जाएगा तुमको, 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो फटाक से ये तुम्हारा सवाल सब बन जाएगा। तो नामकरण जो है 10th लेवल का तुम लोग जो है आराम से अब कर सकते हो। इस फॉर्मूला को पकड़ बढ़िया से बना रखना, इस पर 4-5 क्वेश्चन को बना लेना, सॉल्व कर लेना। नहीं अगर सॉल्व होता है तो कमेंट में आप हमको मैसेज कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन कुछ नहीं बन रहा है, हम तब वहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, आप सेंड करोगे, रिप्लाई हम कर देंगे। लेकिन तैयारी में किसी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए आपसे, ठीक है। तो यहां तक तो नामकरण क्लियर हो गया, नामकरण ठीक है, यहां तक कर लोगे। अब बात करते हैं हम लोग समावयवता की। समावयवता क्या होता है और ये कितने प्रकार के आपके पूछे जा सकते हैं। अब टॉपिक है हमारा समावयवता क्या होता है। तो समावयवता यानी आइसोमेरिज्म उस घटना को बोलते हैं जब
दो ऐसे पदार्थ, दो या दो से अधिक ऐसे हमारे पास यौगिक हो जाए जिनके आणविक सूत्र समान हो। आणविक सूत्र मतलब उसमें परमाणुओं की संख्या बिल्कुल समान हो, यानी अवयव बिल्कुल समान हो लेकिन गुण अलग अलग हो, संरचना अलग अलग हो जाए, गुण उनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हो जाए, तो उन्हें हम लोग समावयवी बोलते हैं और यह घटना समावयवता कहलाती है। तो ये वे यौगिक होते हैं जिनके आणविक सूत्र समान होते हैं परंतु संरचना भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवी कहा जाता है। यह घटना समावयवता कहलाती है। समावयवियों के भौतिक और रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। समावयव हो गया सम प्लस अवयव समावयव। जैसे कि हम लोग ब्यूटेन की बात कर ले, C4H10 है। ब्यूटेन का दो संरचना है, सीधा स्ट्रेट चेन में भी ऐसे ब्यूटेन बन सकता है, C4H10 है, और यहाँ पर 3 कार्बन स्ट्रेट देकर के एक ब्रांच में CH3 लगा दिए, ये भी हमारा ब्यूटेन C4H10 ही है। अंतर ये कि जब स्ट्रेट चेन होता है तो नॉर्मल ब्यूटेन यानी N ब्यूटेन तुमको नाम लिखना है, सेम टू सेम एग्जांपल उतार देना। और यहाँ पर जो है अगर ब्यूटेन ब्रांचिंग वाला हो तो इसको आइसोब्यूटेन बोलते हैं। पेंटेन में यहाँ पर 3 आइसोमर तुम्हें दिखाए गए हैं। एक तो 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में हाइड्रोजन तो भरना सिखाया है ना, कितना हाइड्रोजन कहाँ पर देना है तुमको, ठीक है। उसके बाद यहाँ N पेंटेन हो गया, अगर स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल पेंटेन दे देंगे। एक ब्रांच लगा दिए उसमें सेकेंडरी पेंटेन, सेक पेंटेन लिखना है ऐसे। और अगर दोनों ब्रांच लगा दिए यहाँ पर, ठीक है, एक कार्बन बीच में, चारों बगल ब्रांच यहाँ पर है, तो ये भी C5H12 है। सबका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, तो ये नियो पेंटेन तुमको कहना है। क्या बोलना है इसको, नियो पेंटेन। ये जो नॉर्मल आइसो नियो जो लिखा हुआ है ना, ये सेकेंडरी, ये सभी कॉमन नेम में आता है। कॉमन नेम यहाँ पर आपको सीखना अभी फिलहाल इस टाइम में वन शॉट में अभी आपको जरूरी नहीं, इसके लिए सेपरेट वीडियो सब रहेगा, ठीक है। फिलहाल एग्जाम के पर्पज से अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पर इतना काम कर लोगे, आइसोमेरिज्म में काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब चलते हैं क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिकों के हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे। रासायनिक किस प्रकार की अभिक्रियाएं कार्बनिक यौगिक द्वारा दिखाई जाती है, प्रदर्शित होती है, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो टॉपिक हम लोग का आ गया है कार्बनिक यौगिक की अभिक्रियाएं। कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया में सबसे पहला अभिक्रिया होता है, इसको बोलते हैं ज्वलन या दहन। क्या बोलते हैं इसको, दहन बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं किसको, कंबशन, कंबशन बोलते हैं। दहन का मतलब होता है किसी भी कार्बनिक यौगिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना, हवा में जलाना, ठीक है। और किसी भी कार्बनिक यौगिक को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो दो बातें फिक्स होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जल निकलता है। कार्बन निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में और हाइड्रोजन जलेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा जल के रूप में, ठीक है ना। और यानी कि चूंकि ऑक्सीजन में जल रहा है ना, तो कार्बन ऑक्सीजन संयोग करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन जल गया ऑक्सीजन से संयोग करके तो H2O बन के बाहर निकलेगा। साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश भी मिलती है। तो अगर तुमसे पूछेगा दहन में क्या क्या होता है, तो दहन में 3 चीजें होती है। जब किसी कार्बनिक यौगिक की का दहन क्या होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, प्लस जल मिलता है, प्लस पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा में कौन कौन, प्रकाश ऊर्जा प्लस ऊष्मा ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ये सब चीज हमें प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले ले, CH4 का दहन कराएंगे हम लोग, ठीक है, ऑक्सीजन में दहन कराएंगे। C2H6 का हम लोग दहन कराने वाले हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर C6H6 का दहन कराने वाले हैं, हम लोग बेंजीन का दहन कराने वाले हैं। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर हाइड्रोकार्बन छोड़ के हम लोग C2H5OH लेते हैं, इसका भी हम लोग दहन कराने वाले हैं। इतना एग्जांपल काफी है आपके लिए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपको CO2 प्लस H2O लिख देना है, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, एनर्जी, ठीक है। CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, एनर्जी, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, ठीक है। ये लगा दिए। अब बैलेंस करना है। बैलेंस में सबसे पहले कार्बन बैलेंस करना, फिर बैलेंस करना तुम लोग हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ये स्टेप याद रखना। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, 2 से बैलेंस कर दिए। बदले में ऑक्सीजन हो गया 2 प्लस 2 4, तो यहाँ 2 से गुना कर दिए, बैलेंस हो गया। कार्बन 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। हाइड्रोजन 6 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। ऑक्सीजन कितना हो गया 3 और 4, 2 दूनी 4, 4 3 7 हो गया ना, 7 है यहाँ पर। और यहाँ पर देखते हैं O2 लगा हुआ है, तो अगर यहाँ पर 7/2 से गुना कर दे तो 7/2 गुना 2, 7 ऑक्सीजन हो गया इधर भी ना, 7/3.5 है, 3.5 गुना 2 7 हो गया। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तुमको कि सर ये अच्छा नहीं लग रहा दिखने में, तो कुछ नहीं करो, तुम 2 से पूरे में गुना कर दो। अब 2 से गुना करोगे ना, इसका 2 कट जाएगा, 2 7 4 6,
ऐसे हो जाएगा। ठीक है, कर लेना। ठीक है, 6 कार्बन है, 6 से बैलेंस कर दिए। 6 हाइड्रोजन है, 3 से बैलेंस कर दिए। 6 दूनी 12, 3 15 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर 7.5 से गुना कर देंगे। फिर वही काम करना है तुमको, 2 से गुना कर देना सब में। यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 5 एक 6 हाइड्रोजन है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। ऑक्सीजन हो गया 2 दूनी 4, 3 7। ऑक्सीजन इधर देख के इधर वाला को बैलेंस करना है। कार्बन और हाइड्रोजन इधर देखे हैं और उधर वाले को बैलेंस किए हैं। ऑक्सीजन उधर को देखना है और इधर वाले को बैलेंस करना है। 2 दूनी 4, 3 7, 7 तो 3.5 से मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया कंबशन। यही है हमारा। फिर दूसरा अभिक्रिया होता है एडिशन, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहां पर ट्रिपल बॉन्ड यानी अल्काइन, डबल बॉन्ड यानी एल्कीन, सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन कन्वर्जन सिखाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड तोड़ दो, डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड तोड़ दो, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड टूटेगा कैसे, तो बॉन्ड टूटेगा हाइड्रोजिनेशन से, हाइड्रोजनीकरण से, यानी कि H2 से अभिक्रिया कराना है। संयोजन अभिक्रिया उसे बोलते हैं, देखो यहां पर, यहां 2 अभिक्रिया किया है तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट भी बना है, कुछ दूसरा प्रोडक्ट भी बना है, टूट गया है। संयोजन का मतलब होता है 2 अभिकारक रिएक्शन करे और प्रतिफल बस एगो बने, प्रतिफल बस एगो बने। ऐसी सारी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें क्या होता है, जब इथाइन, देखो इथाइन ले रहे हैं, इथाइन हो गया यहां पर इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हमारे पास इथाइन है। इसको C2H2 भी आप लिख सकते हो। जब इथाइन की अभिक्रिया H2 से की जाती है निकेल की उपस्थिति में, ये H2 से जब भी अभिक्रिया होता है तो निकेल का ही उपस्थिति डालना है। ये उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो कि अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं प्रतिफल निर्माण में, लेकिन अभिक्रिया के वेग को नियंत्रित करते हैं। मतलब यह अभिक्रिया इसके बिना नहीं हो पाएगा। अब प्रतिफल में ये बनता भी नहीं है, ये अगुआ हो गया। अगुआ बिहा नहीं करता है खुद जा करके, अगुआ खाली करवा देता है, बस वही बात है। ठीक है ना। अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर जला दिए, ठीक है ना, गर्म कर दिए, तो ये क्या होगा, एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहां जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां जाएगा, बन जाएगा C। 2 को हाइड्रोजन यहां लग गया, बॉन्ड कितना बचा, डबल, ये C, 2 को हाइड्रोजन यहां पर मिला दे, यहां पर तो C2H4 बन गया। देखो ये इथाइन था, बन गया इथीन। C2H2 क्या था, इथाइन, बनाओ CnH2 है, इथाइन, ये इथीन बन गया। फिर वही बात है, जब इथीन में फिर से हम लोग यहां पर, तुम ये 2 बार कर सकते हो, इससे ये फिर इससे ये, हम एक ही बार में काम निकाल देते हैं। अब फिर से यहाँ पे H2 लगा देंगे निकेल के साथ, फिर गर्म करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, इस बार ताप ढेरी देना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक बार पक गया है बेचारा, पक गया है, तो अब की बार फिर से उसको पिघलाने में ताप ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिर एक बॉन्ड टूट जाएगा, फिर एक हाइड्रोजन यहां पर, फिर एक हाइड्रोजन यहां पर, तो C, इस बार 3 हाइड्रोजन यहां लग गया, सिंगल बॉन्ड बचा, C 3 हाइड्रोजन यहां पर, देखो क्या बन गया, 2 कार्बन का इथ, सिंगल बॉन्ड का एन, इथेन। तो ये बन गया हमारा C2H6। C2H6 वैसे भी क्या होता है, इथेन होता है। तो इथीन का जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया होती है निकेल की उपस्थिति में इथाइन का, तो इथीन बनता है। फिर उसकी अभिक्रिया जब निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन से होती है उच्च ताप पर, तो इथेन बनता है। इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभिकारक है यहाँ पर 2 गो, ये और ये अभिक्रिया कर रहा है, प्रतिफल बन रहा है एगो, है ना, मतलब जुड़ रहा है, जुड़ना को ही बोलते हैं हम लोग संयोजन। तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। क्लियर, नोट कर लीजिए फटाफट इसको। फिर तीसरी अभिक्रिया आती है आपके बुक में, वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि अगर ये यहां पर एक पदार्थ है और एक पदार्थ यहां पर ये है, अब इसको यहां से हटा दो, इसको यहां जाके रख दो, यही कहलाएगा प्रतिस्थापन। ये साइकिल जो चलता है इसको प्रतिस्थापन बोलते हैं, इस टाइप की अभिक्रिया को। यानी कि हमारा जो प्रतिफल बनेगा वो X से M जुड़ जाएगा आकर के, है ना, ऐसा प्रतिफल बनेगा। तो एक को हटाओ दूसरा लाओ, यही हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इसका परफेक्ट एग्जांपल है, तुमको बोले प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बोलना इस तरह से कि जब एक अभिकारक का एक परमाणु दूसरे अभिकारक के किसी परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। और एग्जाम्पल क्या है, जब लिखना एग्जाम्पल वैसे, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से होती है तो निम्न चरणों में होती है। लिख लो यहां पर, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से होती है
तो निम्न चरणों में होती है। कौन चरण में होती है दिखाते हैं तुमको। ये है हमारा मीथेन CH4। जब अभिक्रिया किया क्लोरीन से सनलाइट में सूर्य प्रकाश में, तो एक क्लोरीन यहां से निकलता है, एक हाइड्रोजन जाता है इधर, हाइड्रोजन चला गया क्लोरीन साथ, एक क्लोरीन आ गया यहां पर, तो कितने बचे हाइड्रोजन CH3Cl प्लस क्या बन गया यहां पर HCl, है ना, HCl निकल गया, Cl यहां आ गया। इसको बोलते हैं क्लोरो, ये मीथेन था, ये क्या था मीथेन, और ये जो बना क्लोरोमीथेन बना, क्या बना क्लोरोमीथेन। फिर क्या होता है, अभी भी वहां हाइड्रोजन है ये, फिर से अगर हम क्लोरीनीकरण कराएंगे सनलाइट में, तो यहां पर फिर एक हाइड्रोजन निकलेगा, फिर एक क्लोरीन आएगा, तो अब की बार क्या बचेगा CH2Cl2 प्लस क्या निकल जाएगा फिर से HCl। अब दुई को क्लोरो आ गया, तो दुई क्लोरो डाइक्लोरोमीथेन बोलेंगे। पहले क्लोरोमीथेन था, पहले मीथेन था, फिर क्लोरोमीथेन है, फिर दो क्लोरोमीथेन, दो को बोलते हैं डाई डाई डाई, क्या बोलते हैं डाई, डाई मैंने मरना नहीं, डाई डाई मैंने दो, दो क्लोरो डाइक्लोरोमीथेन, क्या बोलेंगे उसको डाइक्लोरोमीथेन, क्या बोलेंगे इसको डाइक्लोरोमीथेन। अच्छा, उसके बाद अभी भी दो हाइड्रोजन उसमें है CH2Cl2 प्लस Cl2, फिर यहां सनलाइट डाल दिए, तो फिर से एक हाइड्रोजन निकलेगा CHCl3 प्लस क्या हो गया HCl। इसको ट्राइक्लोरोमीथेन बोलेंगे। तीन को हो गया ना, तीन को बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, क्या बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। और बड़ी प्यार से इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, क्योंकि ये आजकल प्यार की बहुत उत्तम दवा होती है, किसी को भी उठा लो कहीं से भी जाकर के, ठीक है ना, मूवी में देखता होगा ना, सुंघा दिया उठा दिया, गड़बड़ दिखाता है, ठीक है ना, तुरंत ही 1 सेकंड में आदमी उलट जाता है, उसमें 5-10 मिनट लगता है उलटने में आदमी को, ठीक है। फिर एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो CHCl3 यहां पर, फिर लगा दिया यहां पर Cl2, फिर सनलाइट की उपस्थिति में, तो यहां पर अब की बार लास्ट हाइड्रोजन निकलेगा CCl4, चारों क्लोरीन यहां आ गया और HCl यहां से निकल गया। इसको बोलते हैं टेट्रा क्लोरोमीथेन। चार का हो गया टेट्रा, दो का डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है ना, या इसी को कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं। तो यहां क्या हो रहा है इस अभिक्रिया में, हाइड्रोजन जा रहा है, क्लोरीन आ रहा है, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, अगर एक जाता दूसरा आता ही नहीं तो उसको बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं विस्थापन। एक गया दूसरा आया, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। समझ में आ गया, ये हो गया। तो मेन यही था आपका ऑर्गेनिक में, कार्बनिक यौगिक में। अब आपको यहां से कुछ काम खुद से करना है। क्या करना है दिखाते हैं। पहला पॉइंट, इथेनॉल, इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल, इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल के उपयोग को याद कर लेना, ठीक है। उपयोग को एनसीईआरटी बुक से आप लोग याद कर लेना है। साबुन और अपमार्जक में अंतर, बहुत जो कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, दो अंतर तुमको याद कर लेना है। साबुन और अपमार्जक में दो अंतर याद कर लेना है, बस यहां पर यही काम करना है आपका कार्बन और उसके यौगिक में। अब सवाल आपसे बहुत हद तक एकदम सब सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। वो काम कर लोगे खुद से ना, वादा करो कर लोगे ना, कमेंट में बताना। दिक्कत अगर हो रहा है तो हम तुरंत वहां पर एक शॉर्ट्स कम से कम वीडियो डाल देंगे, लिंक चिपका देंगे तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, तुरंत फिर से समझ में आ जाएगा। और अगर किसी चैप्टर का वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी तुम लोग बोलना, ठीक है, डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे पूरी तरह से आपके लिए, ठीक है। कोई दिक्कत, जहां तक कोशिश संभव हो पाया 1 घंटा में जहां तक संभव हो पाया आपको चैप्टर समझाना। हालांकि चैप्टर में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन हम बहुत शॉर्टकट में खींच के लेकर आ गए, ठीक है ना। और उम्मीद करते हैं ये उन्हीं बच्चों को अच्छे समझ में आया होगा जो कि थोड़ा बहुत भी कम से कम पढ़े होंगे, ठीक है। जो बिल्कुल फ्रेशर्स हो उसको कैसे समझ में आएगा भाई 3 महीने की पढ़ाई कैसे तुम 1 महीने में, 1 दिन में कर लोगे, 1 घंटे में कर लोगे, बताओ तो नहीं कर सकते हो ना। इसलिए गड़बड़ चीज है, ठीक है ना। पढ़ाई करते रहे, अब समय बीत गया, लेकिन आप इंटर में जाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा, ठीक है। हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, इंटरमीडिएट के लिए भी। ये स्टूडेंट के विशेष रिक्वेस्ट पर ही ये वीडियो हम आपके लिए बनाए हैं 10th क्लास का, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड टेक केयर, टेक रेस्ट। समझे बात को ना, कुछ रेस्ट भी कर लिया करो, और बाद बाकी यहाँ पर जो है ना एकदम बेफिक्र होकर के जितना जानते हो उतना करके एग्जाम में उतार के आ जाना, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा, ठीक है ना। और नहीं भी तो रिजल्ट कोई बड़ी बात नहीं होती है, आपके अंदर जो क्वालिटी है वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना।